Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope every one of you is doing well. So today we are going to start our first topic from the first chapter of biochemistry, cell and cell organelles. So to learn what are the cell organelles, we'll first learn how many types of cells are there. So there are two types of cells, prokaryotic and eukaryotic cells. And we'll learn what are these and what are the differences and similarities in between these two cells. So let's start. The cell is a fundamental unit of life. तो टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सेल है क्या. ये बात हम सारे जान चुके हुए हैं और पढ़ भी चुके हुए हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो सेल होता है. ठीक है, तो जो सेल है वो आपके कुछ फंक्शंस कर रहा होता है. उससे भी पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे जितने भी मेनली लिविंग मैटर है उसके वो मेनली 6 एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है. वो 6 एलिमेंट्स हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर. तो तकरीबन ये वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी का अगर ड्राई वेट हम कंपाइल करें तो उसका 90% जो ड्राई वेट होगा वो इन 6 एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ होता है. ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे यही सारे एलिमेंट्स मिल के सेल बनाते हैं. ठीक है, अच्छा, तो हम सेल पर अगर आएँ तो सेल जो है हमारा सारा लिविंग मैटर सेल से मिलके बना हुआ है. ठीक है, सेल्स आपस में कंपाइल होते हैं और बिगर लिविंग मैटर्स बनाते हैं. सब सेल्स जो हैं दूसरे सेल्स से मिलके बनते हैं. मतलब एक सेल जो है वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से जाएगा और नया सेल बनाएगा. ठीक है, तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है हमारी वो सारी की सारी पास ऑन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. इसमें सारी की सारी ये इंफॉर्मेशन जिसमें कि नया सेल कैसे बनाना है, ठीक है, उस नए सेल की मेंटेनेंस कैसे करनी है, वो सब हमारा एक सेल जो बन रहा होता है उसी से जब नया सेल बनता है तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन नए सेल में जाती है. ठीक है, दैट्स हाउ इट हैपन्स, दैट्स हाउ अ ह्यूमन लाइफ इज़ मेड, दैट्स हाउ अदर सेल्स आर मेड. अच्छा, तो उसमें आपके जो हैं केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम मेटाबॉलिज्म को अगर देख लें, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेटाबॉलिज्म होता है वो सेल्स के अंदर होता है. मेटाबॉलिज्म कंसर्निंग एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मतलब नए सेल्स का बनना, एनर्जी देना, एनर्जी ब्रेक डाउन करना, ये सब कुछ जो है आपका जितना भी ये केमिकल रिएक्शंस कंसर्निंग मेटाबॉलिज्म होते हैं ये सब के सब आपके सेल्स के अंदर होते हैं. तो ये हैं वो फंडामेंटल स्टेटमेंट्स जो कि एक सेल से रिलेटेड होती हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया सेल्स जो हैं 6 डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बनते हैं. ठीक है, और वो जो एक सेल होता है वो इटसेल्फ जो है जितने भी बायोमोलिक्यूल से मिलके वो बन रहा है, वो जो एक सेल है वो बेसिकली एक स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग मैटर का, और वो एक फुली फंक्शनिंग मैटर होता है जिसके अंदर सब के सब और सेल ऑर्गेनल्स मिल के काम करते हैं लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए. ठीक है, सो नाउ विल कम टू टाइप्स कितनी हैं सेल्स की. तो सेल्स की 2 टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनका मतलब पहले आप देख लें. प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस. ठीक है, तो इसका मीनिंग ये बनता है कि न्यूक्लियस से पहले. ठीक है,
मतलब ये कि इस जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस जो है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बात याद रख लीजिए। आप आगे जितने भी आप अपने टॉपिक्स पढ़ेंगे या आप नए वर्ड्स पढ़ेंगे कंसर्निंग न्यूट्रिशन या ह्यूमन बॉडी, तो वो सब के सब जो हैं अगर आप उनके वर्ड्स के मतलब देखें तो वो किसी न किसी 2-3 जो वर्ड जिनका कोई ना कोई मतलब बनता है उन्हीं से वो वर्ड बना हुआ होता है। तो डेफिनेशन इटसेल्फ जो है अक्सर डेफिनेशन सिर्फ वर्ड के अंदर होती है। तो दैट्स हाउ इट इज़ टू। तो इसमें प्रो का मतलब होगा बिफोर और कैरियन का मतलब होगा न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये वो सेल्स होते हैं जिनमें ऐसा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, इनके अंदर ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। और ये इसकी जो सबसे ज़्यादा बेहतर एग्जांपल है वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया इटसेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे फूड कंपोनेंट्स में होता है, इर्द गिर्द हर जगह होता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया हमारा जो है पैथोजेनिक होता है, मतलब डिजीज़ फॉर्मिंग होता है, और कुछ बैक्टीरिया जो होता है इट्स आइदर हेल्पफुल और इट्स इनडिफरेंट, मतलब ना ही हेल्प कर रहा होता है और ना ही नुकसान पहुंचा रहा होता है। बट देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ बैक्टीरियाज, और वो सब जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। फिर आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यू मीनिंग ट्रू, कैरियन मीनिंग न्यूक्लियस। ये वो सेल्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इनके अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है वो कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा होते हैं, इनके फंक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। ये जितने भी हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब यूकैरियोटिक सेल से मिलके बने हुए हैं, जैसे कि आपके प्लांट्स और आपके एनिमल्स। अब हम देख लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। कंपैरिजन से पहले मैं आपको ज़रा पिक्चर दिखा देती हूँ। So on your left is a prokaryotic cell and on your right is a eukaryotic cell। अच्छा, तो आपका ये प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि एक सिंपल सेल है। अब आप इसमें देखेंगे जैसे यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है, वैसे यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। एक सिंपल जगह में न्यूक्लियड प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन उसके इर्द गिर्द कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अच्छा, साइटोप्लाज्म यहाँ पे भी होता है, साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। राइबोसोम्स जो हैं वो इसी तरीके से हैं। यहाँ पे राइबोसोम्स जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके लाइसोसोम्स आते हैं। लाइसोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, और ये इटसेल्फ एक कैप्सूल होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होती है। पर अगर आप देखें तो अंदर वाला स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है और ऑर्गेनल्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स नहीं है। पर अगर आप यहाँ देखें तो सब ऑर्गेनल्स डिफरेंट हैं और सबके इर्द गिर्द उनकी अलग से मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। That's the difference, basically that's the difference। कंपैरिजन यहाँ पे एक बैक्टीरिया और ह्यूमन सेल के दरमियान में हुआ है। अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पे आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है साइज़ में छोटा होता है और यूकैरियोटिक सेल साइज़ में बड़ा होता है, ठीक है, तकरीबन 10 to 100 nm। प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक सेल इज़ मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर सेल्स मतलब कि एक सिंगल सेल होता है। प्रोकैरियोटिक एक सिंगल सेल होगा जो कि इटसेल्फ होगा और वो इवॉल्व कर रहा होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल बहुत सारे सेल्स मिल के किसी न किसी ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इसकी इर्द गिर्द की जो सेल वॉल है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि 2-3 लेयर्स थी, तो इसकी इर्द गिर्द की जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है, ठीक है। वो सेल वॉल इस तरह की होती है कि किसी और ऑर्गेनिज्म को, किसी और बायोमोलिक्यूल को अंदर नहीं आने देती है, ठीक है।
लेकिन यूकैरियोटिक सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब ये है कि वो लिपिड बाइलेयर होती है, मतलब कि वो लिपिड से मिलके बनी होती है। लिपिड्स की एक लेयर्स होती हैं और वो प्रोटीन्स के साथ एम्बेडेड होती हैं, और उसका मकसद क्या होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उसके अंदर से गुजर सकें और आ जा सकें, ठीक है। इसीलिए यूकैरियोटिक सेल्स मिल के एक ऑर्गेनेल बनाते हैं, बल्कि जहाँ के प्रोकैरियोटिक सेल इटसेल्फ एक ऑर्गेनिज्म होता है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल्स एनारोबिक भी हो सकते हैं और एरोबिक भी हो सकते हैं। एनारोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के बगैर सरवाइव कर सकते हैं। एन मीनिंग नो, तो ऑक्सीजन के बगैर वो सरवाइव कर सकते होते हैं, या ऑक्सीजन के साथ भी सरवाइव कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल मस्ट ऑलवेज रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर फंक्शनिंग, वो ऑक्सीजन के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, इसीलिए ये एरोबिक होते हैं। देन कम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, 46 nm इन डायमीटर। अच्छा, तो इनके जो न्यूक्लियस है, जैसा कि इन द वर्ड मैंने आपको पहले बता दिया था, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है। अच्छा, इसी तरीके से डीएनए भी इसमें प्रेजेंट तो होता है, लेकिन एक न्यूक्लियर जोन होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि कोई मेम्ब्रेन एम्बेडेड ऑर्गेनेल नहीं थी, मतलब इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं थी, तो इसी तरीके से न्यूक्लियस में भी कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं था उसका, ठीक है, सिर्फ एक जगह थी और वहाँ पे इसी तरीके से डीएनए और सारा का सारा मटेरियल पड़ा हुआ था। तो न्यूक्लियर जोन होता है, उसके अंदर डीएनए होता है, लेकिन यहाँ पे डीएनए जो है पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। हिस्टोन्स जो हैं एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन्स जो हैं आपके इस तरह के होते हैं, इनके इर्द गिर्द डीएनए और आरएनए के स्ट्रैंड्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। वो उनको एक प्रॉपर जो है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर और जगह प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो उनके साथ एम्बेडेड होते हैं, उनको हम हिस्टोन्स कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में वो एब्सेंट होते हैं। आई शो अ पिक्चर अबाउट हिस्टोन्स इन द एंड। न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, इसीलिए उसमें न्यूक्लियाई भी एब्सेंट होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक और मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे ये जो है आपका न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है। इसके अंदर जो है आपका डीएनए आरएनए वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो ये जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं ये इसी तरीके से प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स एक स्पेसिफिक अलग से ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी सरफेस के ऊपर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस होता है सेल का, तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो उसके लिए उसकी जगह पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए, और वो मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो एंजाइम्स मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड होते हैं, और वहीं से आपकी प्रोकैरियोटिक सेल को एनर्जी मिलती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक अलग से सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, और एंजाइम्स जो लोकेटेड होंगे एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। देन कम्स योर गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस जो होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और जितने भी ग्रैन्यूल्स स्टोरेज के लिए जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो पॉलीसेक्राइड्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो
गोल्जी एपरेटस का एक्चुअली में काम था, बल्कि मैं आपको इसका फंक्शन डिटेल में बाद में अच्छी तरीके से समझाऊंगी, बट राइट नाउ आप इतना देख लें कि जो गोल्जी एपरेटस है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, बल्कि जबकि गोल्जी एपरेटस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। लाइसोसोम्स जो होते हैं ये आप इसको एक तरह से स्टोरेज ऑर्गेनेल कह सकते हैं, ठीक है, कि जो स्टोरेज ऑर्गेनेल है वो आपका गोल्जी एपरेटस है। देन कम्स योर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो ब्रेक डाउन में काम करते हैं, ये प्रोटीन्स वगैरह की ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये प्रेजेंट नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में। अब प्रोकैरियोटिक सेल की डिवीजन कैसे होती है, मतलब कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, लेकिन जबकि प्रोकैरियोटिक सेल अगर इटसेल्फ एक ऑर्गेनेल है तो उसमें ये होता है कि सेल डिवीजन जो है फिशन के ज़रिए से होती है, ठीक है। फिशन एक बडिंग प्रोसेस है, विल लर्न अबाउट इट। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन माइटोसिस के थ्रू होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। अब साइटोस्केलेटन एज द नेम सजेस्ट इट्स स्केलेटन, तो वो क्या कर रहा होता है, ये इसका काम असल में शेप प्रोवाइड करना है। ये एक सिंपल लाइनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द, और ये एक शेप प्रोवाइड करते हैं और एक रिजिडिटी और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं सेल को। आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है एक ही कंपार्टमेंट में हो रही होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में आरएनए सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस के अंदर, जबकि प्रोटीन सिंथेसाइज होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जो एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की वो हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, रिकेट्सिया। बैक्टीरिया आपको पता है बैक्टीरिया क्या होता है, इसी तरीके से साइनोबैक्टीरिया जो है ये एक तरह से आपके ज़्यादातर एल्गी वगैरह में प्रेजेंट होता है, और रिकेट्सिया जो है ये भी एक तरह का आप कह लें सेल है जो कि हमारी इस तरह की उनमें होता है, जैसे फ्लीज हैं, बैकबाइट्स हैं, टिक्स हैं, ठीक है। इन सब के अंदर ये जो इस तरह के आपके इंसेक्ट्स होते हैं इनके बाइट्स के अंदर या इनके स्टिंग में या इनकी बॉडीज़ के ऊपर होता है, ठीक है, और ये अक्सर डिजीज़ कॉजिंग होता है। अब यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल्स हैं प्रोटिस्ट्स। प्रोटिस्ट्स जो हैं एक अलग टाइप के आप कह लें ऑर्गेनल्स हैं। ये इस तरीके से होते हैं, ये ऑर्गेनल्स अक्सर मल्टी सेलुलर होते हैं, बट एक सेल जो है इट्स अ फंक्शनिंग होता है, और इनकी अलग से ये एक अलग से ऑर्गेनिज्म है, और ये ज़्यादातर हमारी एल्गी वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद फंजाई आता है, फिर उसके बाद प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। ये सब की सब एग्जांपल्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। तो अब हम देख सकते हैं, देखिए ये आपका साइटोप्लाज्म होता है, तो साइटोप्लाज्म दोनों पे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी सेल, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है वो दोनों में प्रेजेंट होती है, और प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल है उसके इर्द गिर्द एक सख्त किस्म का कोट होता है, एक रिजिड कोट होता है। लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल होती है ये एक लिपिड बायलेयर सेल वॉल होती है, और इसमें से चीज़ें पास ऑन हो सकती होती हैं, ठीक है। ये आपका गोल्जी एपरेटस है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे साइड्स पे आपका साइटोस्केलेटन होता है, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है। राइबोसोम्स अलग से यहाँ पे पूरे के पूरे प्रेजेंट हैं। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। दीज आर हिस्टोन्स। तो हिस्टोन्स आपके इस तरीके से होते हैं, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिन फाइबर बना आपका,
और ये आपके हिस्टोन्स हैं जिनके इर्द गिर्द ये इस तरीके से एम्बेड हुआ होता है ऐसे, और ये फिर इस तरह का बीट बनता है और स्ट्रिंग बनता है और आगे से डबल हेलिक्स, और इस तरीके की आपकी डीएनए इंफॉर्मेशन बनती है। तो ये हिस्टोन्स होते हैं जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम होता है और ये इस तरीके से सारा का सारा आपका होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम जो है ये हिस्टोन्स के इर्द गिर्द इस तरीके से एम्बेडेड हो गया, फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है उसका। तो दैट्स द डिफरेंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे उसके इर्द गिर्द देखिए स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, डीएनए इस तरीके से होता है, जबकि यहाँ पे ये अलग से ऑर्गेनेल के अंदर होता है। ये भी न्यूक्लियर रीजन है और ये पूरा का पूरा आपका न्यूक्लियर रीजन है। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। राइबोसोम्स यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं अलग से, और यहाँ पे राइबोसोम्स अलग से होते हैं। इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। देन अगेन ये सारी डिफरेंट पिक्चर्स हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए या इजीली याद हो जाए। तो आप यहाँ पे देखें कितनी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं और यहाँ पे देखें कितनी कम ऑर्गेनेल्स हैं। तो आप देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे ये है सेल मेम्ब्रेन, जबकि यहाँ पे ये अलग से अंदर सेल मेम्ब्रेन है, और फिर आगे सेल वॉल है, और फिर आगे जो है अलग से एक रिजिड कोट भी है। फिर उसके बाद आपका ये न्यूक्लियोलस है और ये आपका न्यूक्लियर रीजन अलग से है जो कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। यहाँ पे आप देखें इट्स द सेम, साइटोप्लाज्म दोनों में है। यहाँ पे लाइसोसोम्स अलग से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अलग से है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर है, फिर इसके इर्द गिर्द सेल वॉल है। डीएनए इस तरह से अलग से प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। राइबोसोम्स यहाँ पे अलग से हैं, यहाँ पे राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हैं। गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट नहीं है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन eukaryotic and prokaryotic cell. Hope you understood it. And that's the end of your lecture. Allah Hafiz.